मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं बर्कलैंड और आइड विधि से या आर्क विधि से HNO3 का औद्योगिक निर्माण, यानी ये औद्योगिक स्तर पर HNO3 बनाने का तरीका है। तो उसमें ये जो है बर्कलैंड और आइड विधि या इसी को आर्क विधि भी कहते हैं, और ये पुरानी विधि भी इसको कहा जाता है, यानी ओल्ड मेथड है। तो हम लोग देखते हैं बर्कलैंड और आइड विधि से HNO3 कैसे बनाया जाएगा। इसके लिए हम लोग सबसे पहले लिखते हैं सिद्धांत। चलिए देखते हैं सिद्धांत क्या कहता है, उसके बाद तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो बर्कलैंड और आइड विधि का सिद्धांत क्या है, देखिए, जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को परस्पर अभिकृत कराते हैं या क्रिया कराते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड यानी NO गैस का निर्माण होता है। जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को आपस में क्रिया कराते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड यानी NO का निर्माण होता है। अब इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हो जाएगा बैलेंस। और साथ ही 43.2 किलो कैलोरी ऊष्मा अवशोषित होती है। अब देखिए, जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को हम क्रिया कराएंगे, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को हम लोग क्रिया कराते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड जिसको NO कहते हैं, इस गैस का निर्माण होता है और साथ में 43.2 किलो कैलोरी ऊष्मा अवशोषित होती है। कहने का तात्पर्य है ये इंडोथर्मिक रिएक्शन है या ऊष्मा शोषी अपक्रिया है। इसको हम लोग इस रूप में भी लिख सकते हैं, ऐसे अगर चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, N2 + O2 2NO, और इसको एंथैल्पी के रूप में लिखना हो तो डेल्टा H बराबर +43.2 किलो कैलोरी, इस तरह से भी लिखा जा सकता है। देखिए एंथैल्पी के फॉर्म में लिखा गया है और ये जो है इस रूप में, तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। चाहे हम इस रूप में इसको लिखें या तो इस रूप में लिखें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दोनों में एंथैल्पी जब पॉजिटिव होती है तो ये दर्शाता है कि अभिक्रिया जो है ऊष्मा शोषी है, और यहाँ माइनस लगा है वो भी दर्शाता है कि रासायनिक अभिक्रिया ऊष्मा शोषी है। तो चाहे इस रूप में हम लिखें चाहे इस रूप में लिखें, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है। तो हम लोग अब क्लियर कर लिए कि इस रिएक्शन को जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्रिया करेगा NO गैस का निर्माण होगा, तो इस रूप में लिखें या इस रूप में लिखें, दोनों में कोई अंतर नहीं, दोनों एक तरह से। तो हम इसी रूप में लिख करके आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, तो सिद्धांत में हम रिएक्शन लिखने चल रहे हैं। नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, इन दोनों को आपस में क्रिया कराएंगे तो NO गैस का निर्माण होगा, और साथ ही डेल्टा H बराबर 43.2 किलो कैलोरी। अभी एंथैल्पी फॉर्म में हमने लिख दिया, यहाँ प्लस लिख दें, प्लस थोड़ा और, इसको हम एंथैल्पी फॉर्म में लिख दे रहे हैं, तो प्लस 43.2 किलो कैलोरी हो गया। तो देखिए, अब इसको हम लोग दोनों तरीके से लिखना सीख लिए। अब चाहे उस तरह से लिखें माइनस लगा, चाहे एंथैल्पी के रूप में लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को आपस में क्रिया कराते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड यानी NO गैस का निर्माण होता है, और यह रासायनिक अभिक्रिया जो होती है ऊष्मा शोषी होती है, मतलब इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। अब देखिए, इंडोथर्मिक जो रिएक्शन होते हैं उनको अगर हम लोग फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाएं, यानी रासायनिक अभिक्रिया अग्र दिशा में ले जाएं, तो इंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए उच्च ताप की जरूरत पड़ती है, यानी ताप हमको देना पड़ता, क्योंकि ये रिएक्शन जो है ऊष्मा शोषी है। तो हम लोग इसको, अब चूंकि उत्क्रमणीय है ये रिएक्शन,
तो इसमें ला सातेलिए के नियम को भी अप्लाई करके देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ कि ये तो क्लियर हो गया कि यह रासायनिक अपक्रिया उष्मा शोषी है और या इंडोथर्मिक है। अब इसमें देखते हैं नाइट्रोजन एक आयतन लिया गया है और ऑक्सीजन भी एक आयतन, टोटल अभिकारक 2 आयतन लिया गया है और उत्पाद भी 2 आयतन बन गया है, यानी रिएक्टेंट 2 आयतन लिया गया और प्रोडक्ट भी 2 आयतन बन गया। इसका मतलब यहाँ न तो आयतन कम हुआ है न तो आयतन बढ़ा है, यानी इस रिएक्शन में जब आयतन में परिवर्तन नहीं हुआ है तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि इसमें दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ हमको यहाँ उष्मा शोषी अभिक्रिया होने के नाते यहाँ उच्च ताप देने की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब तो ये हम लोग एकदम क्लियर कर लिए कि यहाँ पर दाब से कोई लेना देना नहीं है, दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि अभिकारक और उत्पाद दोनों के आयतन या वॉल्यूम समान है। तो वॉल्यूम में परिवर्तन नहीं हुआ, इसका मतलब कि हमको यहाँ दाब से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ मतलब है ताप से, क्योंकि रिएक्शन उष्माशोषी है और उष्माशोषी अभिक्रियाओं के लिए हमको अलग से ताप देने की ज़रूरत होगी। तो चलिए पूरे इस रिएक्शन को डिटेल में देखते हैं कैसे। जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को परस्पर क्रिया कराते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड यानी NO गैस का निर्माण होता है और साथ में 43.2 किलो कैलोरी उष्मा अवशोषित होती है। कहने का तात्पर्य है ये उष्मा शोषी अभिक्रिया है और इस रासायनिक अभिक्रिया में आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अतः इस रासायनिक अभिक्रिया में दाब से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन इस रासायनिक अभिक्रिया को अग्र दिशा में ले जाने के लिए उच्च ताप की जरूरत होती है और वह उच्च ताप लगभग होता है 3000 डिग्री सेल्सियस। 3000 डिग्री सेल्सियस कहने का मतलब है कि 3000 डिग्री सेल्सियस लगभग ताप की ज़रूरत होती है। अब फिर जो है, अब NO का जो NO बना है नाइट्रिक ऑक्साइड, इसका अगर फिर ऑक्सीकरण करा दिया जाए तो बन जाता है 2NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होता है 2NO2, अगर इसको जल के संपर्क में ले आया जाए यानी जल से क्रिया कराया जाए तो बन जाएगा HNO3 और साथ में HNO2 भी बनता है, यानी नाइट्रिक अम्ल के साथ नाइट्रस अम्ल बनता है। यह नाइट्रस अम्ल अस्थायी यौगिक होता है यानी अनस्टेबल होता है, यह फिर टूट जाता है यानी HNO2 फिर टूट जाता है और टूट करके बनाता है HNO3 प्लस 2NO प्लस H2। चूँकि ये अस्थायी यौगिक होता है HNO2, इसलिए टूट के फिर HNO3 NO और H2O में टूट जाता है। तो ये पूरा रहा इसका सिद्धांत। अब सिद्धांत को एक बार हम लोग पूरे सिद्धांत को एक बार देख लेते हैं और उसके बाद तब आगे विधि लिखते हैं। तो देखिए सिद्धांत क्या है। जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को परस्पर क्रिया कराते हैं तो NO गैस का निर्माण होता है। यह रासायनिक अभिक्रिया उष्मा शोषी होती है, मतलब इंडोथर्मिक होती है, जिसमें 43.2 किलो कैलोरी उष्मा अवशोषित होती है और गैसीय मिश्रण के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अतः ला सातेलिए के नियमानुसार, किसके नियमानुसार? ला सातेलिए। अतः ला सातेलिए के नियमानुसार अधिक से अधिक NO बनाने के लिए उच्च ताप की आवश्यकता होगी और यह उच्च ताप लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस होता है। अब पुनः जो NO होता है इसका ऑक्सीकरण कराते हैं, NO2 बनता है और NO2 को जल के संपर्क में लाने पर HNO3 का निर्माण हो जाता है और साथ ही HNO2 बनता हुआ पुनः ब्रेक करके HNO3 में परिवर्तित हो जाता है। तो यह जो है HNO3 बनाने का रहा सिद्धांत। तो सिद्धांत हम लोग देख लिए, तो इसको जल्दी से बोल देते हैं फिर से एक बार। आप लोग इस तरह से लिखेंगे कैसे सिद्धांत। जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को परस्पर क्रिया कराते हैं तो NO गैस का निर्माण होता है। यह रासायनिक अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है, इसमें 43.2 किलो कैलोरी उसमें अवशोषित होती है और गैसीय मिश्रण के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है।
अतः लासा तेलीय के नियमानुसार अधिक से अधिक NO बनाने के लिए उच्च ताप की आवश्यकता होगी। पुनः NO का ऑक्सीकरण कराने से NO2 बनता है और NO2 को जल के संपर्क में लाने पर HNO3 का निर्माण हो जाता है और साथ में HNO2 बनता है जो पुनः टूट करके HNO3 में परिवर्तित हो जाता है। हाँ, तो अब हम लोग जो है विधि इसका देखते हैं, बर्कलैंड और राइट विधि से HNO3 बनाने की विधि, क्योंकि सिद्धांत हम लोग देख चुके। अब देखिए इसमें क्या क्या यूज़ किया गया उसको देख लीजिए। ये ब्लोअर है जो हवा को खींचता है अंदर की तरफ। ये है आर्क भट्टी या आर्क फर्नेस। अब ये है कूलर या शीतलित्र, और यहाँ पर ये बॉयलर लगा हुआ है, और ये ऑक्सीकारक टावर या ऑक्सीडाइजिंग टावर है, और ये अवशोषण टावर है जिसको एब्जॉर्प्शन टावर भी इंग्लिश में कहते हैं, और इसमें रखे गए हैं क्वार्ट्ज और इसके ऊपर जल गिर रहा है। तो अब विधि हम लोग कैसे देखते हैं, इसको कैसे जो है लिखना है। तो देखिए लिखना है बर्कलैंड और आइड विधि से। पहले इसको एक बार समझ लेते हैं तब लिखने के लिए देखते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है, वायु को लिया जाता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड और धूल के कणों से रहित वायु को ब्लोअर की सहायता से आर्क भट्टी में भेजा जाता है। यहाँ पर लगभग तापमान 3000 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ पर तापमान लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस होता है, और यहाँ पर जो वायु में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होती है, वायु में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होती है, वो आपस में क्रिया करके NO गैस यानी नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनाती है। क्योंकि NO बनाने के लिए हम लोग सिद्धांत में देख चुके हैं उच्च ताप की जरूरत होती है, लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ भट्टी में 3000 डिग्री सेल्सियस तापमान है, यहाँ पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन NO गैस का निर्माण कर लेती है भट्टी के अंदर। अब NO जो बनती है उसके साथ इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की भी मात्रा मौजूद होती है। लेकिन देखिए ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, NO नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में टूट सकती है अगर इसको ठंडा नहीं किया गया। तो अब गैसीय मिश्रण को यहाँ से कूलर में प्रवाहित करते हैं, जहाँ पर गैसीय मिश्रण का तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो यहाँ पर गैसीय मिश्रण का तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। अब फिर इसको ठंडा करने के लिए हम इसको जो है भेजते हैं बॉयलर में, जहाँ इसका तापमान घट करके 150 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। अब इसके बाद यहाँ पर लगी होती है एल्यूमिनियम की नली। अब इस एल्यूमिनियम नली से गुजारते हैं जब गैसीय मिश्रण को, तो यहाँ तापमान घट करके मात्र 50 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इसके बाद गैसीय मिश्रण को ऑक्सीकारक टावर या ऑक्सीडाइजिंग टावर में प्रवाहित करते हैं, जहाँ पर NO ऑक्सीजन से क्रिया करके NO2 बनाती है, NO2। अब इस NO2 को भेजते हैं अवशोषण टावर में या एब्जॉर्प्शन टावर में, जहाँ क्वार्ट्ज के टुकड़ों के ऊपर जल गिरता रहता है। यहाँ NO2 जल के संपर्क में आके जल से क्रिया करके HNO3 का निर्माण करती है, जो टैंक में एकत्रित होता रहता है, और जो HNO3 बनेगा वो तनु होता है, उसमें जल की मात्रा ज़्यादा होती है। तो अब इसको लिखा कैसे जाएगा, इसको ध्यान से देखा जाए। देखिए बर्कलैंड और आइड विधि या आर्क विधि से HNO3 का निर्माण करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और धूल से रहित वायु को ब्लोअर की सहायता से आर्क भट्टी में प्रवाहित करते हैं, जहां तापमान लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ पर नाइट्रोजन वायु में जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके NO गैस का निर्माण करती है, और NO गैस के साथ साथ यहाँ पर जो है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की भी मात्रा मौजूद होती है। अब यह रिएक्शन चूंकि उत्क्रमणीय होता है, इसलिए अब यह NO को ठंडा नहीं किया जाएगा तो NO टूट जाएगी। इसलिए इसको ठंडा करने के लिए पहले क्या करेंगे, गैसीय मिश्रण को कूलर में प्रवाहित करेंगे, जहां इसका तापमान घट करके 1000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इसके पश्चात इसको फिर बॉयलर में प्रवाहित करते हैं, जहां इसका तापमान घट के 150 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इसके बाद इसको एल्यूमिनियम की नली से गुजारते हैं, जहां इसका तापमान घट करके 50 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इसके पश्चात गैसीय मिश्रण को हम लोग ऑक्सीकारक स्तंभ में प्रवाहित करते हैं, जहां NO का ऑक्सीकरण NO2 में हो जाता है। अब इस NO2 गैस को
अवशोषक टावर में प्रवाहित करते हैं जहां क्वार्ट्ज के टुकड़ों के ऊपर जल गिरता रहता है। यहाँ पर NO2 जल के संपर्क में आकर जल से क्रिया करके HNO3 का निर्माण करता है जो टैंक में एकत्रित होता रहता है। इस प्रकार HNO3 का तनु विलयन प्राप्त हो जाता है। देखिए यह विधि जो है का इस्तेमाल इस समय नहीं किया जाता है क्योंकि यह विधि बहुत खर्चीली है, क्योंकि इसमें क्या है कि आर्क भट्टी का इस्तेमाल है, तो इसमें जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है, तो ये विधि ज़्यादा खर्चीली है, इसीलिए इस विधि का प्रयोग आजकल नहीं किया जाता है। तो हम लोग देख लिए कि HNO3 जो है कैसे बनाया जाता है, HNO3 बनाने का वर्कलैंड और आइड विधि। नेक्स्ट जो है लेक्चर में हम लोग देखेंगे HNO3 बनाने की ओस्टवाल्ड विधि। धन्यवाद।